Hello everyone, I go by Yogesh Kumar in front of you. Now today we are going to discussing about the basic of mechanics. आज आपके सामने बेसिक ऑफ मैकेनिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे बेसिक ऑफ मैकेनिक्स में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे, अपना नॉलेज को बूस्ट करेंगे. ठीक है, सो आपको मैं बता दूं क्या कंटेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ. बेसिकली कंटेंट मेरा है बेसिक क्या होता है, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. दूसरा यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस करेंगे, रिजोल्यूशन कैसे करते हैं इसका, फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है एंड फोर्स सिस्टम क्या होता है. सो ये टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने. तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सी बडी, सबसे पहले समझते हैं मैकेनिक्स क्या होता है. देखिए मैं मैकेनिक्स आपको पहले डिफाइन कर दूं. मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स कुछ नहीं है, नथिंग बट इज द काइंड ऑफ इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है या एक सब्जेक्ट कह लीजिए, जिसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, रिगार्डिंग द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स क्या होता है उसका. सो इस प्रकार के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमने सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम का सब्जेक्ट रख दिया हमने, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स इज नथिंग, बस सीधे आपको डिफाइन करूँ. So it is the branch of engineering side that deal with the study of forces and its effects due to force on a body. That is called mechanics. So एक फिजिकल बॉडी, सिंपल सा अज्यूम कीजिए फिजिकल बॉडी है मेरे पास, इसके मैं आपको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी बेंडिंग होगी या टर्निंग होगी. सो इस प्रकार की जो इट्स इफेक्ट्स आ रहे हैं ड्यू टू फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, सो किसकी वजह से हुआ है. ठीक है, फोर्स की वजह से तो हम सभी जानते हैं. सो इस प्रकार का हमने एक सिस्टम बना दिया है, इस प्रकार के सिस्टम के अंदर एक सब्जेक्ट रख दिया, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. ठीक है, सो मैकेनिक्स देखिए, जो टर्म आता है मैकेनिक्स का, कहाँ से आया हमारे पास, फिजिक्स से आया. फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है, जितनी भी हमारी फिजिकल सिस्टम है या फिजिकल बॉडी होती है, क्या फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी ले लीजिए जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिक्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, जितनी भी फिजिकल बॉडी, जितना फिजिकल सिस्टम है, वो सारी किसके अंदर कम आती है, फिजिक्स. और फिजिक्स के अंदर क्या होता है, लॉ, फोर्सेस, ये सब आते हैं. सो उसी का हमने जो फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स है उसी का सब्जेक्ट रख दिया, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, सो देखिए फिजिकल बॉडी में रिएक्शन कैसे आएंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. क्या अप्लाई करेंगे, फोर्सेस. ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे. जब फोर्स के कारण इट्स इफेक्ट होंगे, क्या होंगे इसके, इट्स इफेक्ट, जिसके बावजूद क्या होगा, बॉडी में मोशन होगा. ठीक है, सपोज दैट मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स. ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, मैंने इसमें एक फोर्स अप्लाई करा पीछे से, तो बॉडी क्या हो गई, मूव करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है, मोशन में हो रहा है. ठीक है, सो इसी प्रकार के स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स में. जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम है ना सारी, वो हमारी फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं. सो उसी प्रकार की जितनी फिजिकल प्रॉब्लम है सारी किसमें होंगी, हमारी मैकेनिक्स में होंगी. ठीक है, ये इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. तो मैं फिर से इसको एक आम भाषा में बताऊंगा. जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब ही क्या होता है, मैकेनिक्स, सिंपल सा. ठीक है, फोर्स आप कहीं से अप्लाई कर सकते हैं, एक्सिस वाई एक्सिस जेड डायरेक्शन में कहीं से भी कर सकते हैं. एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है ना, उसके आप क्या इफेक्ट होंगे वो मैकेनिक्स में देख लीजिए आप. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यदि बताऊं आपको. सो मैकेनिक्स इज नथिंग बट इट इज द, इट कैन बी डिफाइंड एज द mechanics is the branch of engineering science that deal with the study of force system, study of force system and its effect on body. उस बॉडी पे क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम को मैंने क्या कह दिया है, मैकेनिक्स कह दिया है. ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ. अपनी भाषा में आप डेफिनेशन कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, अब मैकेनिक्स को हमने कई पार्ट्स में, कैटेगरी में डिवाइड किया है. इसको मैं एक आम भाषा में और आपको दोबारा बताना चाहूँगा. मैकेनिक्स का मतलब ही यही होता है फ्रेंड्स कि जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम है जो उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं. सो इस प्रकार के सिस्टम को हमने एक मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट दे दिया है, इसमें हम स्टडी करते हैं. ठीक है,
तो मतलब जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम दैट्स रिलेटेड विद द मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स को हमने कई पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे पहले हमारा देखिए, अब मैकेनिक्स है तो फिजिकल बॉडी होगी। अब बॉडी देख लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। बॉडी, ऑब्जेक्ट, बॉडी कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, ऑब्जेक्ट। इस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। या तो बॉडी किस में होगी मेरे पास, या तो बॉडी, दो कंडीशन हो सकती है, या तो बॉडी किस में होगी हमारे पास, रेस्ट में, ठीक है। रेस्ट में जैसे कह सकते हैं स्टैटिक्स, अभी आएगा इसका नाम, ठीक है। जिसे और इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम बॉडी की कंडीशन क्या होती है, जो समेशन ऑफ वाई फोर्सेस, ठीक है ना, वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन फोर्सेस, वो भी इक्वल टू क्या होता है, 0। समेशन ऑफ मोमेंट भी हमारा क्या होता है यहाँ पे, 0 होता है। सो ये हमारी कंडीशन होती है किसमें, रेस्ट की कंडीशन होती है। रेस्ट की कंडीशन सिंपल से क्या होगी, एक बॉडी होगा मेरे पास, ठीक है। इसमें आपने 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी क्या होगी, मूव कर जाएगी। इसको बैलेंस करने क्या करना, उतने अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दो, 10 किलो न्यूटन। सो बॉडी क्या होगी, विल बी बैलेंस, ठीक है। तो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया था उतना ही फोर्स आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे। सो बॉडी विल बी बैलेंस, ओके। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, ठीक है। या तो बॉडी मोशन में होगा, ठीक है। मोशन में देखते हैं इसका क्या टर्म होता है, क्या मैकेनिक्स की भाषा में, ठीक है। चलिए, ये तो कंडीशन थी हमारे पास किसकी, रेस्ट बॉडी इक्विलिब्रियम की, ठीक है। सो मैंने मैकेनिक्स की डेफिनेशन लग दी, इसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारा टर्म निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होता है बच्चों, जब हमारी बॉडी एट रेस्ट कंडीशन में होती है, किस में होती है, रेस्ट, या बॉडी हमारी रुकी होती है, स्टेशनरी होती है, उसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, किसमें, एट रेस्ट। सो उससे वो एक कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। व्हेन बॉडी एट रेस्ट, द एनालिसिस ऑफ फोर्स एंड मोशन एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है, वो हमारे किस में आता है, स्टैटिक्स में आता है, ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट आपका अभी आपको बताऊंगा मैं, इसमें सब्जेक्ट हमारा होता है, उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा निकल के आता है, या तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा, किस में होगा, मोशन। मोशन का उसकी मैकेनिक्स में कहते हैं इसको डायनेमिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स में क्या होता है, इन मोशन, इन मोशन। व्हेन बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट हमारा किस में होता है, मोशन में होता है, उस पर फिर फोर्स अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं उस पर किस प्रकार के इफेक्ट्स आ रहे हैं। सो इस प्रकार का एनालिसिस किस में करते हैं, डायनेमिक्स में करते हैं, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट्स में और कैटेगराइज करा है फ्रेंड्स। ये हमारा है, पहला हमारा है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। दूसरा आता हमारे पास काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो स्टडी करते हैं हम, बॉडी तो मोशन में ही है, बट स्टडी करते हैं किसकी, प्योर मोशन की, प्योर मोशन, ठीक है। फोर्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे, फोर्स नहीं लेंगे इसमें। किसकी क्या लेंगे, सिर्फ बॉडी में उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, आपने फोर्स लगाया, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, फोर्स नहीं लेना है, उसके इफेक्ट्स जिसके कारण अब क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। सो वो स्टडी करते हैं। मतलब सिंपल से भाषा में मैं कहूँ उसको, जो प्योर मोशन होता है बॉडी में, जो मूव करती है, मूवमेंट होता है, वो फाइंड आउट करते हैं, वो इस प्रकार का एनालिसिस करते हैं, किसमें, काइनेमेटिक्स में। सो प्योर स्टडी ऑफ प्योर मोशन विदाउट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसमें हम फोर्स नहीं लेते हैं किस पर, तो इसके एग्जांपल लिखना चाहूँ यदि मैं, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, फोर्स की वजह से ही करता है, ठीक है। तो इसमें फोर्स नेग्लेक्ट कर देते हैं। मोशन क्या हो रहा है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा आपने, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, स्पीड पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब सारी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, काइनेमेटिक्स में आते हैं, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फोर्स, एनालिसिस ऑफ मोशन विद फोर्स। इसमें फोर्स ले लेते हैं हम, मतलब इसमें फोर्स क्या होते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। सो काइनेमेटिक्स में फोर्स भी कंसीडर कर लेंगे, जिसके कारण क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। सो इस प्रकार के स्टडी करेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में, सॉरी काइनेटिक्स के। काइनेटिक्स क्या होता है, जब बॉडी किस में होती है, इन डायनेमिक्स,
डायनेमिक कंडीशन मोशन में होगी, ठीक है। उसमें आपने कोई फोर्स अप्लाई करा और उसके कुछ इफेक्ट्स क्या, मैं इसको एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने आपसे पीछे से फोर्स लगाया, मूव कर रहा है। सो किस प्रकार की स्टडी होगी मेरे पास, काइनेटिक्स। तो इसमें किस प्रकार का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ मोशन विद फोर्स। इसमें फोर्स भी कंसिडर करते हैं, इसमें फोर्स कंसिडर नहीं करते, क्या करते हैं, सिर्फ प्योर मोशन, ठीक है। स्टैटिक्स में क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रही है, फोर्स अप्लाई किया, क्या इसका रिएक्शन आ रहा है, बॉडी रेस्ट में ही है, ठीक है। जब बॉडी मूव करती है तो डायनेमिक्स में आ जाती है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका कैटेगरी निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमैकेनिक्स। हाइड्रोमैकेनिक्स देखिए, हाइड्रो मीन्स एक साइंस का टर्म है हमारे पास। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, इसको वाटर होता है, इसको साइंस के भाषा में क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। इसको लिखना चाहूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रो मैकेनिक्स मतलब वाटर में कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, उस पर किसके इफेक्ट्स आएंगे फ्लूइड में, ठीक है ना। सो इस प्रकार की स्टडी किसमें करेंगे, हाइड्रो मैकेनिक्स में, ठीक है। ये होता नहीं, बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है। सो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे एक एफएम नाम का एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वो बेसिकली हाइड्रो मैकेनिक्स होती है, ठीक है। जी, आपका जितना भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पोर्शन है, देखते नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपका एक बीम होता है, इस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो बीम किस में होता है, स्टैटिक कंडीशन में होता है। सो ये सारा स्टैटिक कंडीशन में आ गया। सो हम हमारा सब्जेक्ट इसी में रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और डायनेमिक हमारा जितना हमारा काइनेमेटिक पोर्शन होता है या काइनेटिक पोर्शन होता है, वो सारा किस में आता है, हमारे पास डायनेमिक में आता है, ठीक है। टोम हो गया हमारा, टोम सब्जेक्ट बेसिकली हमारा डायनेमिक में आता है, टोम। इसमें फ्लाई व्हील हो गया हमारा, ठीक है, क्लचेस हो गया। तो इस प्रकार का सब्जेक्ट हमारा किस में आता है, डायनेमिक्स में आता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्स सिस्टम के बारे में, ठीक है। फोर्स सिस्टम क्या होता है, पहले फोर्स का कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फोर्स की, जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है मैकेनिक्स में। देखिए, मैं इसको बिल्कुल सिंपल से भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आपको मैं। फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स इज नथिंग बट क्या होगा, पुल होगा या क्या होगा, पुश होगा, ठीक है। किसी भी बॉडी में या तो आप पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, इट्स इफेक्ट कॉल्ड मोशन। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास मोशन देखने को मिलेगा। भाई हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं आप, पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं, देखिए आप पुश कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट का मतलब क्या हो रहा है, बॉडी में मोशन हो रहा है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके कारण में क्या हो रहा है, मोशन देखने को मिल रहा है। सो फोर्सेस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहला हमारा आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा आता है हमारे पास एक सेंस निकल के आता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, एंड नंबर 4 निकल के आता है मेरे पास डायरेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे किसी भी आप बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं, सो ये हम ऐसा कुछ सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैं इसके डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, इसको मैं 5 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले डायग्राम देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए समझिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, जस्ट आपको समझना है। जहां से आपने फोर्स अप्लाई करा है, जिस पॉइंट से आपने फोर्स क्या करा है, अप्लाई करा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या होता है ये, ऐसा पॉइंट वेयर जहां पे सारा फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ से एक्टिंग हो रहा है, यहाँ से फोर्स लगना शुरू हो रहा है, ठीक है।
तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। यहाँ से फोर्स हो रहा है, फोर्स के अलोंग एक्सिस में आप क्या कीजिए, एक लाइन, डॉटेड लाइन खींच दीजिए, दैट इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी के अलोंग आप एक एक्सिस खींच दीजिए, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड नथिंग बट एक काइंड की वैल्यू होती है, जितनी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सारी क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है कितना मैग्नीट्यूड से लग रहा है, 5 किलो न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन तो पता ही है आपको, जिस आप या तो आपको डायरेक्शन पता नहीं है, आपको लाइन ऑफ एक्शन पता है, उसके अलोंग आप देख लीजिए, वो आपकी डायरेक्शन फाइंड हो जाए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, जहां से फोर्स सिस्टम क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसका सेंस बताया था मैंने, सेंस क्या होगा, या तो बॉडी में क्या हो रहा होगा, पुश हो रहा होगा, या तो ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा होगा, पुल हो रहा होगा। इसी प्रकार का दो प्रकार के सेंस निकलेंगे, तो सेंस भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू होती है, जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सारी मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां से फोर्स क्या हमने लगाया है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स मूव कर रहा है उसके अलॉन्ग विद एक आप एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए आपको आई होप आपको समझ में आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या होता है, यहाँ तक भी हमारा पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, इसकी यूनिट की बात और कर लेते हैं, जब फोर्स देखेंगे तो यूनिट भी देख लेते हैं। फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल सी भाषा में कहें तो फादर इक्वल टू माँ। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, फादर इक्वल टू माँ। ठीक है ना, इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है, एम हमारे पास मास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसकी यूनिट कई बार पूछ ली जाती है, तो मैं यूनिट लिख दे रहा हूँ, एफपीएस में क्या होती है, सीजीएस में क्या होती है, ठीक है, और एमकेएस में क्या होती है। एफपीएस में होती है हमारे पास क्या होती है, पाउंड। ठीक है, पाउंड कह लीजिए, फुट कह लीजिए, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा निकल के आता है हमारे सीजीएस में लेते हैं हम डाइन, और एमकेएस में आपको पता ही है। ठीक है ना, एमकेएस में क्या लेते हैं हमारे, न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन। ये सारी हमारी किस में होती है, हमारे पास एक फोर्स सिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे डिस्कस कर लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ठीक है, बेसिक मैकेनिक्स में क्या होता है, कई टाइप्स के लॉ होते हैं। सो मैं फर्स्ट लॉ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ। इससे पहले हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, सेंस क्या होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। सो मैकेनिक्स का पहला लॉ निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। समझिए इसको, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए एक पॉइंट पे जबकि दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, मैंने टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है, जो उनका रिजल्टेंट होता है। अब देखिए रिजल्टेंट क्या होता है, इसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो बॉडी का होल इफेक्ट होता है, लिखना चाहूं, होल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जितनी फोर्सेस का जब होल इफेक्ट है वो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब सिंपल सा, मेरे पास एक ये फोर्स अप्लाई हुआ 2 न्यूटन, ठीक है, एक मेरे पास आगे भी फोर्स अप्लाई हुआ 3 न्यूटन, आगे भी अप्लाई हुआ कितना, 5 न्यूटन। तो टोटल फोर्स क्या होगा इसका, रिजल्टेंट। इसका इसको सिंगल फॉर्म में डिफाइन कर दो, सिंगल कितना होगा, 5 3 कितना हो गए, 8 हो गए, तो 10, ठीक है, 10 न्यूटन। तो उसका जो होल इफेक्ट है बॉडी का कितना हमारे पास, वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, सो बताने का तरीका यहाँ पे डिफरेंस है। सो होल इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, सो उसका रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट हमारे पास ये होगा, when two forces acting at a single point, then it's represent a direction, it's represented by the direction and magnitude by the two another side of parallelogram, by the two, इसको मैं आगे कंज्यूम करता हूँ, by the two another sides of parallelogram, and the resultant of both forces, two forces, इसको मैंने P ले लिया सर, क्यों ले लिया,
इससे मैंने फोर्स को पी ले लिया, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट ऑफ एंड द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ बोथ फोर्सेस। मतलब क्या है, यदि किसी पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं सो उसका रिजल्टेंट होगा ये, हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा ये, और वो रिजल्टेंट क्या होगा, कोई दो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना, किसी पॉइंट से, सो उसका रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लो। इसको सिंपल से भाषा में डिफाइन करो, ए फोर्स इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बाय द टू अनदर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। सो दिस सिस्टम इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आप बुक में भी देख सकते हैं। मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ आपको सिंपल सी भाषा में। यदि किसी सिंगल पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट एंड दे रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, इसको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंड द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, उनका जो डायगोनल का, उनका जो डायगोनल होगा किसका, पैरेललोग्राम का, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिजल्टेंट को। सो मैं फिर से एक बार डिफाइन कर सकता हूँ, the force acting at a point be represented by the magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal of parallelogram will represent a resultant, ठीक है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो दोनों फोर्सेस का इफेक्ट है वो हम कहाँ पे देखते हैं, रिजल्टेंट में देखते हैं। सो इस लॉ को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए सो निकालते हैं इसका रिजल्टेंट कितना होगा फ्रेंड्स। सो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड, मैंने इसको थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा। और यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा ले लिया मैंने, ठीक है। तो जितने एंगल हमारे पास थीटा है उतने एंगल ये भी होगा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड थीटा, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, समझ गए। तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ में आपको, ये बेसिकली पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखिए अब अप्लाई करिए इसमें। अब मैंने ट्रायंगल ले लिया, मैंने ले लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, हाइपोटेनस, एक क्या दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ क्या इसमें अप्लाई कर देना है, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास, मेरे पास हाइपोटेनस हमारे पास आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, बी सी, कितना है बी सी, प्लस बेस कितना दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा है हमारे पास ए डी प्लस ये कितना है डी बी, जो डी सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बी सी हमारे पास क्या होगा, सॉरी जो हमारे पास ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई, ठीक है। जितनी ये लाइन पैरेलल है उसी का ये भी फोर्स होगा हमारे पास, इसको हमने क्या कह दिया, पी कह दिया, ठीक है। जितना ये क्यों है उतना ये हमारे पास ये भी क्यों होगा, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की आपस में साइड क्या होती है, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। सो यहाँ पे अप्लाई करिए आप, क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी सी का स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बेस क्या था हमारे पास ए डी और डी सी, तो अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस का टू ए डी इंटू डी सी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिए बी सी, देखिए हमारे पास कहाँ है, बी सी हमारे पास ये है, ठीक है,
BC हमारे पास ये है, तो मैं इसको लिखना चाहूँगा 2AD इंटू ये कितना हमारे पास DC। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए BC की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। BC हमारे पास क्या होगा, जैसे कि आपको पता है ये वैल्यू निकालनी है मेरे को, थीटा पता है, ठीक है। तो ये कितना है, P है, ये निकाल लिया मेरे को। मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किस में होता है, सब लोग जानते हैं किस में होता है, साइन थीटा में होता है, ठीक है। सो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास BC, और हाइपोटेन्यूस कितना है मेरे पास, हाइपोटेन्यूस हमारे पास BD। तो यहाँ से आप BC की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, इक्वल टू BD साइन थीटा। कितना हो जाएगा मेरे पास, BD इक्वल टू साइन थीटा। सो पुट दैम वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या निकाल लेंगे, AD भी कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे हम AD किससे निकालेंगे, कॉस थीटा से। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना आपको दिख रहा है, DC अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है मेरे पास, BD, ठीक है। तो यहाँ DC की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, बेस की वैल्यू आ जाएगी, मतलब DC इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, BD। इसमें वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा, क्या हो जाएगा मेरे पास, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, DC। सो यहाँ से मेरी DC की वैल्यू निकल गई है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, BC की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है ना। और हमारे पास DC की वैल्यू यहाँ से निकल गई, यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पुट कर देते हैं। मैं इसको जो है इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। देखिएगा थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहीं पे मैं देख लीजिए BC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास। BC का हमारा फॉर्मूला था BD साइन थीटा, ठीक है। BD साइन थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर था। और यहाँ पे BD क्या था, देखिए BD मेरे पास क्या था, जितना ये P है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो उसको मैं P लिख सकता हूँ, P साइन थीटा हो गया मेरे पास, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्या था, प्लस AD की वैल्यू में AD, ठीक है। अब देखिए AD क्या होगा मेरे पास, AD मेरे पास कितना है, क्यों, AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यों। उसके बाद क्या है, प्लस दूसरा क्या है, DC की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है, ठीक है। ऐसे ही वहां पे BD क्या होगा हमारे पास, BD क्या है हमारे पास, क्यों, ठीक है। और मैंने क्या कैलकुलेट करा था, DC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे DC की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यों कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो इक्वल टू क्या था मेरे पास, R स्क्वायर, यही था मेरे पास। कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसके फाइंड आउट कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का 2, ठीक है, A प्लस B। ये देखिए, हाँ सॉरी गलती हो गई है, AD मेरे पास क्या था, AD जो था मेरे पास, AD तो मेरे पास था, मेरे पास AD था यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, इसको खोलेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर थीटा प्लस का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 भी हो जाएगा। सो हो जाएगा Q स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा 2, ठीक है फ्रेंड्स। इसको तो हम खोलते हैं, मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है सो दैट वहाँ पे आ नहीं रहता, ठीक है। इसको हम खोलेंगे तो हमारे क्या होगा मेरे पास, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कि A प्लस B का होल स्क्वायर लगा देंगे, Q स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2, क्या था मेरे पास, 2 Q कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 यहाँ पे एक Q और आएगा, ठीक है, हो जाएगा मेरे पास Q स्क्वायर कॉस, आएगा मेरे पास P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, उसे हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा 2P, ठीक है ना, 2 क्या हो जाएगा 2QP कॉस थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या था, रिजल्टेंट क्या था मेरे पास, R स्क्वायर। सो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर साइन थीटा
पी स्क्वायर कॉस का थीटा, पी कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या बचेगा ये बचेगा हमारे पास क्यू स्क्वायर थीटा प्लस का बचेगा 2 QP कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा क्या होता है, मेरे पास 1 होता है। सो यहाँ से निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा प्लस का क्यू स्क्वायर थीटा प्लस का 2P कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास आर स्क्वायर। सो यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ तो आर इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2QP कॉस थीटा। सो दिस इज माई रिजल्टेंट। ये हमारा क्या है बेसिकली, ये आर की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा टोटल रिजल्टेंट होगा, जो मतलब दो फोर्स लग रहे थे इसका टोटल होल इफेक्ट कहाँ पे होगा हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, किसी सिंगल पॉइंट पर यदि कोई फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट हमारा यहाँ से निकलता है। दूसरा, अब यहाँ से हम एंगल निकालते हैं, ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकाल के देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन निकाल के देख लेते हैं। डायरेक्शन मतलब उसका एंगल क्या होगा मेरे पास, ठीक है, एंगल मतलब ये हमारा, ठीक है, ये अल्फा हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास BC, ठीक है, BC मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी, क्या आया था BC है, ठीक है ना, अभी लिख दूंगा मैं। बेस कितना है मेरे पास, बेस जो निकल के आया मेरे पास क्या AD प्लस का कितना है मेरे पास ये BC, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ BC की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। BD आपको दिख रहा है, BD कितना है मेरे पास P, मतलब P स्क्वायर और क्या था वहाँ पे साइन थीटा अपॉन में, ठीक है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, P साइन थीटा हो जाएगा। नीचे AD क्या था मेरे पास, AD की वैल्यू कितनी है आपको Q प्लस DC कितना है, DC मैंने कैलकुलेट किया है। BD क्या था यहाँ पे देख लीजिए फिर से, BD मेरे पास क्या था P, तो हो जाएगा P कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ से यदि हम क्या निकालें, यहाँ पे अल्फा था तो अल्फा को यहाँ छोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स P साइन थीटा अपॉन में Q प्लस P कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज माई डायरेक्शन, ये हमारी एक डायरेक्शन निकल के आई है। उसका रिजल्टेंट क्या निकल के आया था, R इक्वल टू फिर से लिख दूं मैं P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2QP कॉस थीटा। सो ये इसका रिजल्टेंट था और ये इसके डायरेक्शन थे। एक बात और गौर करिएगा, जब भी हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, हमारे पास कोई दो फोर्सेस होते हैं ये, ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा बनना है। सो उसका रिजल्टेंट होता है जो हमारे पास, इनके बीच में एंगल क्या बनना है थीटा, इसका रिजल्टेंट है R। सपोज दैट P है, ये Q है। सो इस फॉर्मूले आपको कीप रिमेंबर करना है, जो उसके P है जिसकी तरफ थीटा जा रहा है, सो वो एंगल किसके साथ आएगा, साइन के साथ आएगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज आते हैं, वो चेंज कर देगा, यहाँ पे Q कर देगा, यहाँ पे P कर देगा। तो अब इसके लिए ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा P है, यहाँ पे Q है, तो जिसकी तरफ ये एंगल जा रहा है उस फोर्स की तरफ यहाँ पे P लेना है, साइन के साथ हमेशा P लेना है, ठीक है, कॉस के साथ भी हमारे साथ क्या रहेगा P रहेगा, और जिसके साथ एंगल नहीं है वो हमारे पास क्या रहेगा Q रहेगा। यदि वहां से वो Q कर दे, इसे Q कर दे, इसे P कर दे, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, ठीक है। सो बच्चे फॉर्मूले को रट लेते हैं, हमेशा इस केस में यही नहीं होता, जब फोर्स आपको चेंज कर देगा तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, तो जिस तरफ आपको एंगल बनता दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे आएगा, हमेशा साइन के साथ आएगा। जो साइन के साथ है, जो साइन के साथ आएगा वही किसके साथ है, कोस के साथ आएगा, ठीक है। जिसके साथ नहीं है वो हमारे कोस के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, जो कि दो फोर्सेस होते हैं उसका रिजल्टेंट हमारे पास R होता है, जो एंगल बनता है थीटा, ठीक है। सपोज है मेरे पास ये हो गया मेरे पास
एक्स हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सपोज हाँ इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ। मेरे पास ये पी है, ये मेरे पास क्या है, क्यू है। जो एंगल बना है थीटा, ठीक है। अक्सर बच्चे डायरेक्शन को याद करते हैं, क्या होता है हमारे पास, थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स पी साइन थीटा अपॉन में क्यू प्लस पी साइन थीटा। ऐसा नहीं है बच्चों, यदि फोर्स सिस्टम चेंज कर देगा, यहाँ पे क्यू कर देगा, यहाँ पे पी कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी तो पी था, यहाँ पे क्यू था, उस केस में ये निकल के आया है। तो उस केस में आपको क्या करना है, tan इनवर्स अपोजिट सेम रखना है। जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, क्यू की तरफ, वो आपको साइन और कोस के साथ लेना है, बस इतना याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्या हो जाएगा, क्यू कोस थीटा। इस केस में देखिए आप टोटली डिफरेंट है, ये फॉर्मूला चेंज हो गया। तो डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं रहती, जिसकी तरफ आपका एंगल जा रहा होगा वो फोर्स आपको लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखेंगे, जब हमारा एंगल फोर्स से जीरो होता है, पैरेलल होता है, कोप्लेनर होता है। सो इस प्रकार के टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।